हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 6 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार, बांग्ला 20 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिपरिषद का विस्तार, 11 मंत्रियों ने ली शपथ। झारखंड में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद गुरुवार को राजभवन के अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शपथ दिलाई। झामुमो से 6, कांग्रेस से 4 और राजद से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर पद की भी शपथ दिलाई गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सबसे पहले प्रो स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। वहीं मंत्री के रूप में राधाकृष्ण किशोर ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडेय सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार सोनू और शिल्पी नेहा तिर्की ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिपरिषद में 6 नए चेहरों को जगह दी गई है। नए चेहरों में झामुमो के चमरा लिंडा, सुदिव्य सोनू और योगेंद्र प्रसाद, कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की एवं राधाकृष्ण किशोर और राजद के संजय प्रसाद यादव को हेमंत कैबिनेट में जगह मिली है। मंत्रिपरिषद में झामुमो के 6, कांग्रेस के 4 और राजद के 1 विधायक को जगह मिली है। मधुपुर से विधायक हफीजुल हसन ने उर्दू और अन्य ने हिंदी में शपथ ली। कांग्रेस कोटे से 2 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है, जबकि झामुमो की ओर से 1 भी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया है। राज्य गठन के बाद पहली बार सवर्ण जाति से 1 भी मंत्री नहीं बनाया गया है। पिछली बार गढ़वा से चुनाव जीते मिथिलेश ठाकुर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंत्री बने थे। इस बार वह चुनाव हार गए। 5 प्रमंडल को साधने की कोशिश। हेमंत मंत्रिपरिषद में संथाल परगना से 4 विधायकों को जगह दी गई है। इसमें मधुपुर से हफीजुल अंसारी, जामताड़ा से इरफान अंसारी, महागामा से दीपिका पांडे सिंह और घोड्डा से संजय प्रसाद यादव हैं। पलामू प्रमंडल से कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर को शामिल किया गया है। कोल्हान से रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ, दक्षिणी छोटानागपुर से 2 और कोयलांचल से 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। झामुमो कोटे से ये बने मंत्री रामदास सोरेन घाटशिला से हैं, दीपक बिरुआ चाईबासा से हैं, हाफिजुल हसन अंसारी मधुपुर, चमरा लिंडा विशुनपुर, सुदिव्य सोनू गिरिडीह और योगेंद्र प्रताप गोमिया। कांग्रेस कोटे से ये बने मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा से हैं, दीपिका पांडेय सिंह महगामा से हैं, शिल्पी नेहा तिर्की मांडर से और राधाकृष्णा किशोर छतरपुर से हैं। राजद कोटे से सिर्फ 1 बने मंत्री संजय प्रसाद यादव गोड्डा से हैं। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन ने राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में मोरहाबादी मैदान में 28 नवंबर को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को 56 सीटें मिलीं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की 34, कांग्रेस की 16, राजद की 4, भाकपा माले की 2 सीटें शामिल हैं। भाजपा नीत राजग को 24 सीटें मिलीं। राज्य की विधानसभा 81 सदस्यीय है। राज्यपाल ने स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को स्टीफन मरांडी को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल गंगवार ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में मरांडी को झारखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ दिलाई। इससे पहले भी वे यह जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। झारखंड विधानसभा में स्टीफन मरांडी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। वह पहली बार 1980 में विधायक चुने गए थे। सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हफीजुल हसन अंसारी 4थी बार बने मंत्री मधुपुर। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में अल्पसंख्यक समुदाय से 2 मंत्री बनाए गए हैं। हफीजुल हुसैन इसके पहले भी हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं।
गुरुवार को उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ ली। मधुपुर विधानसभा सीट से 2 बार जीते। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कद्दावर दिवंगत नेता हाजी हुसैन अंसारी के सुपुत्र हफीजुल हसन अंसारी मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार झामुमो के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। पिता हाजी हुसैन अंसारी की कोरोना से मौत के बाद सरकारी नौकरी छोड़कर सक्रिय राजनीति में आ गए। झारखंड राज्य खनिज निगम में सर्वेयर रहे हैं हफीजुल हसन अंसारी। मधुपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय से हफीजुल हसन अंसारी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह पटना चले गए। बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद कुछ महीने तक झारखंड राज्य खनिज निगम में सर्वेयर के रूप में नौकरी की। हफीजुल के पिता हाजी हुसैन अंसारी 4 बार रहे मधुपुर के विधायक। हालांकि जेएमएम के कद्दावर नेता हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन अंसारी वर्ष 1995 से साए की तरह अपने पिता के साथ रहे। राजनीति में भी उनकी भागीदारी रही। उनके पिता 1995 से 2020 के बीच 4 बार विधायक निर्वाचित हुए थे। मधुपुर विधानसभा चुनाव में अपने पिता और झामुमो के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभालते थे। कोरोना संक्रमण से हो गई थी हफीजुल के पिता की मौत। हाजी हुसैन अंसारी झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। वर्ष 2020 में कोरोना के संक्रमण से उनकी मौत हो गई थी। उस समय हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर से विधायक थे। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री भी थे। उनके निधन के बाद हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में एक पद खाली हो गया। 2021 के उपचुनाव में पहली बार हफीजुल बने मधुपुर के विधायक। मुख्यमंत्री ने हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल अंसारी को उनकी जगह मंत्री बनाया। कुछ महीने बाद वर्ष 2021 में मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और हफीजुल हसन अंसारी विधायक बने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी शिकस्त दी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद छपाई सोरेन कैबिनेट में भी मंत्री रहे। कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो महागठबंधन सरकार की कमान चंपाई सोरेन को सौंपी गई। चंपाई सोरेन की कैबिनेट में भी हफीजुल हसन अंसारी मंत्री बनाए गए। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने तो तीसरी बार हफीजुल हसन अंसारी को मंत्री बनाया। 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं हफीजुल हसन अंसारी। हफीजुल हसन अंसारी 4 भाई हैं। भाइयों में वह सबसे बड़े हैं। दूसरे भाई का नाम तनवीरुल हसन है। वह मधुपुर में मोटरसाइकिल का शोरूम चलाते हैं। तीसरे भाई शब्बीर अंसारी इंजीनियर हैं। सबसे छोटे भाई एकरामुल हसन झारखंड विधानसभा में काम करते हैं। कौन है डॉक्टर इरफान अंसारी, जिन्हें हेमंत सोरेन ने फिर बनाया मंत्री? जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे से एक बार फिर हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बने हैं। जुलाई 2024 में हेमंत सोरेन ने दोबारा झारखंड की कमान संभाली तो डॉक्टर इरफान को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मिले प्रचंड बहुमत के बाद फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन सरकार में डॉक्टर इरफान को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था। वह जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक इस पद पर रहे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर इरफान अंसारी। अगस्त 2019 से अगस्त 2021 तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे डॉक्टर इरफान अंसारी सूबे के कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के पुत्र हैं। जामताड़ा से लगातार तीसरी बार जीते इरफान सीता सोरेन को हराया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जामताड़ा विधानसभा सीट से लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा की उम्मीदवार सीता सोरेन को पराजित किया था। एमबीबीएस एमडी की डिग्री है डॉक्टर इरफान अंसारी के पास। वर्तमान में वह हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अक्टूबर 2009 से अप्रैल 2023 तक जामताड़ा कांग्रेस जिला कमेटी के सचिव रह चुके हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने एमबीबीएस एमडी की डिग्री हासिल की है। उन्होंने जनवरी 2002 से अक्टूबर 2004 तक सरकारी चिकित्सक के रूप में सेवा दे चुके हैं। देवघर जिले के नानीडीह में हुआ था
इरफान का जन्म। डॉक्टर इरफान अंसारी मूल रूप से देवघर जिले के सोना रायठाड़ी प्रखंड के नानीडीह गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे कोर्ट रोड जामताड़ा में रहते हैं। खेती किसानी और किताब पढ़ना उनका शौक है। डॉक्टर इरफान अंसारी का जन्म 29 मार्च 1975 को नानीडीह में हुआ था। कौन है योगेंद्र प्रसाद? पंचायत अध्यक्ष से मंत्री तक का तय किया सफर। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। लगभग 21 साल के बाद गोमिया के किसी विधायक को एक बार फिर मंत्री बनने का मौका मिला। लगभग 95,000 वोटों के साथ गोमिया से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले योगेंद्र प्रसाद को हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इससे पहले माधवलाल सिंह वर्ष 2000 में नवंबर महीने तक अविभाजित बिहार में राबड़ी देवी की सरकार में और पुनः 18 मार्च 2003 से 2005 तक अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में झारखंड सरकार में परिवहन मंत्री बनाए गए थे। हालांकि योगेंद्र प्रसाद के रूप में गोमिया में तीसरी बार किसी विधायक को मंत्री बनने का मौका मिला है। अविभाजित बिहार सरकार में छत्रुराम महतो भी वित्त राज्य मंत्री बनाए गए थे। दूसरी बार जीतने वाले गोमिया के पहले विधायक हैं योगेंद्र प्रसाद। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में योगेंद्र प्रसाद ने गोमिया विधानसभा से इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 95,000 से अधिक वोट लाकर दोबारा विधायक बनने वाले वे गोमिया के एकमात्र विधायक हैं। इससे पहले 2014 में लगभग 97,000 वोटों से जीत दर्ज की थी और उस समय बीजेपी प्रत्याशी माधवलाल सिंह को शिकस्त दी थी। इस बार के चुनाव में 95,170 वोट प्राप्त कर अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी जेएलकेएम प्रत्याशी पूजा कुमारी को 36,093 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया। पूजा कुमारी को 59,077 वोट मिले। इस सीट से चुनाव लड़ रहे गोमिया विधायक और एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महातो 54,508 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। पंचायत अध्यक्ष से शुरू हुआ राजनीतिक सफर। योगेंद्र प्रसाद मूल रूप से रामगढ़ जिले के मुरुबंदा के निवासी हैं। कांग्रेस पार्टी में एक पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीति शुरू की थी। फिर जिला अध्यक्ष से लेकर विधायक बनने का इनका सफरनामा काफी दिलचस्प संघर्ष से भरा है। काफी संघर्षों से भरी है योगेंद्र प्रसाद की दास्तां। मुरुबंदा निवासी साधारण कुडमी किसान घर के बेटे योगेंद्र 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1991 में कांग्रेस पार्टी हजारीबाग जिला उपाध्यक्ष बने। फिर 1995 में जिलाध्यक्ष भी बने थे। कुछ महीने बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव की जनता दल में शामिल हो गए। वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य गठन के बाद वे सुदेश महातो की पार्टी आजसू में शामिल हुए। इस बीच 2007 में आजसू सुप्रीमो सुदेश महातो ने गोमिया विधानसभा क्षेत्र में आजसू की जमीन तैयार करने के लिए योगेंद्र प्रसाद को गोमिया विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय कर दिया। 2009 में मिली शिकस्त, लेकिन 2014 में झामुमो का परचम किया बुलंद। प्रसाद ने 2009 का विधानसभा चुनाव गोमिया विधानसभा से लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे। वे आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव के पद पर भी रहे, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने आजसू छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया और 97,000 से अधिक वोट लाकर गोमिया का विधायक बनने का अवसर प्राप्त किया। इस बीच झामुमो का केंद्रीय प्रवक्ता और सचिव भी रहे। 2018 में योगेंद्र की पत्नी बनी विधायक। विधायक बनने के 3 वर्ष बाद ही 2018 में एक मामले में कोर्ट द्वारा उनकी विधायकी समाप्त कर दी गई। उसके बाद गोमिया विधानसभा उपचुनाव में उनकी धर्मपत्नी बबीता देवी विधायक बनी। 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी ने फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन आजसू पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महातो से चुनाव हार गईं। 2022 में योगेंद्र महातो को झारखंड राज्य समन्वय समिति का सदस्य एवं बाद में जनवरी 2024 में झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी गई। घोड्डा के आरजेडी विधायक हेमंत सोरेन की कैबिनेट में बने मंत्री। घोड्डा विधानसभा सीट से दमदार जीत हासिल करने वाले राष्ट्रीय जनता दल विधायक संजय प्रसाद यादव को
हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। झारखंड बिहार के कद्दावर नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान कायम रखी है। राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव रह चुके हैं संजय प्रसाद यादव। राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव के रूप में संजय प्रसाद यादव ने संगठन को मजबूत बनाया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। 2000 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे संजय प्रसाद यादव। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में संजय प्रसाद यादव घोड्डा विधानसभा सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने कांग्रेस विधायक रजनीश आनंद को हराया था। 2009 में झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए संजय प्रसाद। वर्ष 2005 में झारखंड राज्य में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के मनोहर प्रसाद टेकरीवाल ने उन्हें पराजित कर दिया। वर्ष 2009 में संजय यादव एक बार फिर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। संजय प्रसाद यादव ने रघुनंदन मंडल को पराजित किया। 2014, 2016 और 2019 में भाजपा प्रत्याशी से हारे संजय यादव। वर्ष 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के रघुनंदन मंडल ने उन्हें हरा दिया। वर्ष 2016 में घोड्डा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो रघुनंदन मंडल के पुत्र अमित मंडल ने संजय प्रसाद यादव को पराजित कर दिया। वर्ष 2018 में घोड्डा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो अमित मंडल ने संजय प्रसाद यादव को पराजित कर दिया। 19 में भी संजय प्रसाद यादव को हार का सामना करना पड़ा। 2024 में किला फतह करके मंत्री बने संजय प्रसाद यादव। संजय प्रसाद यादव वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे और किला फतह कर लिया। चर्चा थी कि देवघर से निर्वाचित हुए राजद विधायक सुरेश पासवान को हेमंत सोरेन कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन संजय प्रसाद यादव को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से नजदीकी का फायदा मिला और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। बांका जिले के रहने वाले हैं संजय, घोड्डा से तीसरी बार बने विधायक। संजय प्रसाद यादव बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं। गोड्डा के महगामा प्रखंड के धर्मउड़ीह गांव में उनकी शादी कल्पना देवी से हुई है। संजय प्रसाद यादव को गोड्डा विधानसभा की जनता ने तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुना है। कैमरून में फंसे झारखंड के 47 मजदूर सोशल मीडिया पर लगाई वतन वापसी की गुहार। झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिलों के 47 प्रवासी मजदूर अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। 4 महीने से इन मजदूरों को कंपनी द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने खाने पीने और अन्य जरूरतों का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों की दुर्दशा। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने बेहतर कमाई के लिए कैमरून का रुख किया था, लेकिन अब वे बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। उनके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त भोजन है और न ही लौटने के लिए संसाधन। प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ठोस कूटनीतिक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब प्रवासी मजदूर विदेशों में फंसे हैं। इससे पहले भी झारखंड के कई मजदूर अधिक पैसे कमाने की उम्मीद में विदेश जाकर मुश्किलों में फंस चुके हैं। सरकार से मांग। सिकंदर अली ने कहा कि सरकार को प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए झारखंड में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए ताकि लोग मजबूरी में पलायन न करें। उन्होंने मजदूरों की जल्द से जल्द वतन वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कैमरून में फंसे झारखंड के 47 मजदूरों के नाम इस प्रकार है। रेवतलाल महातो जोबर से हैं, कमलदेव कुमार महातो जोबर से हैं, विजय कुमार महातो जोबर, जय नारायण कुमार महातो जोबर, उमेश महातो जोबर, राजेंद्र कुमार नागी से हैं, चिंतामणि महातो अंबाटांड से हैं, भागीरथ महातो अंबाटांड से हैं, प्रेमचंद महातो अंबाटांड, पिंटू कुमार महातो अंबाटांड, दशरथ महातो खरकी से हैं, सुरेश महातो मड़मो से हैं, मनोज कुमार महातो सिरैया से हैं, बलदेव महातो बलकमक्का से हैं, रोहित महातो केंदुवाड़ीह से हैं, टेकलाल महातो बसरिया से हैं, निर्मल महातो बसरिया से हैं,
छोटी यादव बसरिया, भूखलाल महतो बसरिया, किशोर कुमार बसरिया, योगेंद्र महतो बसरिया, रामचंद्र महतो बसरिया, निर्मल यादव बसरिया, लोकनाथ यादव बसरिया, हीरालाल मांझी चलकरी से हैं, धानेश्वर किस्कू लमकीटांड से हैं, मनोज मरांडी दुमुहान से हैं, अशोक महातो गोविंदपुर से हैं, भुवनेश्वर महातो गोविंदपुर से हैं, भरत महातो बंदखारों से हैं, दिनेश टुडू चानो से हैं, बोकारो गोमिया से हैं, खिरोधर महातो मुंगो से हैं, नारायण महातो मुंगो से हैं, नीलकंठ महातो सीधाबारा से हैं, महेश महातो नरकंडी से हैं, राजेश कुमार महातो तुस्को से हैं, रोहित महातो तिस्कोपी से हैं, द्वारिका महातो तुइयो से हैं, सत्येंद्र कुमार महातो रजडेरवा से हैं, छोटन टुडू नावडंडा से हैं, गणेश महातो बड्डाचकी सीधाबारा से हैं, चेतलाल महातो बड़की सीधाबारा से हैं, चंद्रदेव महातो बड्डाचकी सीधाबारा से हैं, संतोष महातो नावाडीहा से हैं, गिरिडीह बगोदर, रूपलाल महातो महुरी से हैं और मुकेश महातो हेंसला से हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ रामगढ़ में निकला आक्रोश मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन प्रमुख की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को रामगढ़ में बड़ा प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया। विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, भाजपा युवा मोर्चा और विभिन्न हिंदू संगठनों के सदस्यों के अलावा आम नागरिक भी इस आक्रोश मार्च में शामिल हुए। इस दौरान बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ यूएन में मजबूती से मुद्दा उठाने की मांग भारत सरकार से की गई। आक्रोश मार्च में शामिल लोगों ने संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार से बांग्लादेश के दंगाइयों पर दबाव बनाने की मांग की। सिद्धू कान्हू मैदान से फुटबॉल ग्राउंड तक निकाली गई रैली। रामगढ़ में राष्ट्रीय सनातन समाज के बैनर तले लोग शहर के सिद्धू कान्हू मैदान में एकत्रित हुए। सैकड़ों लोग हाथ में बैनर, तख्ती और भगवा ध्वज लेकर सड़क पर उतरे। ये लोग चट्टी बाजार, झंडा चौक, थाना चौक, मेन रोड, सुभाष चौक होते हुए फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचे। रैली में राजनीतिक पार्टियों और सकल हिंदू समाज के अलावा बड़ी संख्या में मातृशक्तियां भी मौजूद थीं। पूरी रैली में भगवा ध्वज लहराते नजर आए। अनामिका श्रीवास्तव ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों से संपूर्ण हिंदू समाज में आक्रोश है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार से बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने और दंगाइयों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाएं रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जरूरी हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 4 माह में पूरा करें। हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने से संबंधित प्रार्थी प्रसिला सोरेन सहित एवं अन्य की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 4 माह के भीतर पूरी करने का निर्देश राज्य सरकार, जेपीएसएससी एवं झारखंड के संबंधित विश्वविद्यालयों को दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर एसएन पाठक की कोर्ट ने मामले में आदेश सुनाते हुए सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक एवं जेपीएसएससी को नियुक्ति के नियमों की बाधाओं को 2 माह में दूर करने का निर्देश दिया है। उसके बाद के 2 माह में जेपीएसएससी एवं राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकलने और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका निष्पादित कर दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने पैरवी की। वहीं कोल्हन विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता ए.के. सिंह ने पैरवी की। जेपीएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार एवं जयप्रकाश ने पक्ष रखा। पूर्व में मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा था कि राज्य के विश्वविद्यालय में कब तक असिस्टेंट प्रोफेसर सहित रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। कोर्ट ने मौखिक कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट आधारित नियुक्ति से बैकडोर से नियुक्ति को बढ़ावा मिलता है।
कॉन्टेक्ट आधारित शिक्षक सिर्फ अपनी सेवा समाप्त होने के बारे में ही सोचते हैं, जिससे वे क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि राज्य के विश्वविद्यालयों में संविदा पर नियुक्ति कब तक होती रहेगी और घंटी आधारित शिक्षकों से कब तक काम चलाया जाता रहेगा। बैकडोर से बहाली की प्रक्रिया कब रुकेगी, कब तक विश्वविद्यालयों में नियमित बहाली की जाएगी। विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कब तक होगा ताकि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति में बाधा न आए। दरअसल कोर्ट ने मामले में चांसलर सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को मामले में प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट ने मामले में जेपीएसएससी से पूछा था कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सरकार की ओर से अधियाचना भेजी गई है। क्या था याचिका में? दरअसल प्रार्थी प्रसिला सोरेन सहित एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि वे सिदो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में अनुबंध पर शिक्षक पद पर कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह कहते भी हटा दिया गया कि अब स्थायी नियुक्ति होगी, लेकिन इसके बाद अनुबंध पर कार्यरत अन्य शिक्षकों को नहीं हटाया गया। प्रार्थी का कहना था कि अगर स्थायी नियुक्ति के लिए अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों को हटाया जाना है तो सभी अनुबंध पर काम करने वाले शिक्षकों को हटाया जाना था, तो केवल उन्हें ही क्यों हटाया गया? इसलिए उन्हें नियुक्ति से हटाना अनुचित है। कांके जज कॉलोनी से लेकर हरमू सहजानंद चौक तक बनेगा फ्लाईओवर, निकाला गया टेंडर। राज्य सरकार की ओर से कांके रोड स्थित जज कॉलोनी से लेकर हरमू सहजानंद चौक तक बनने वाले फ्लाईओवर को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 महीने के अंदर हरमू फ्लाईओवर निर्माण के टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथ ही बताया जा रहा है कि इसके निर्माण में करीब 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। वहीं इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी। फिलहाल फ्लाईओवर के निर्माण के लिए हरमू से कडरू रेडिशन ब्लू तक परामर्श की तलाश जारी है। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए एक कंपनी ने 34% कम रेट पर टेंडर भरा है। इसकी समीक्षा पथ विभाग कर रहा है। बता दें कि हरमू फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाएगा। इसका कारण है कि इस सड़क से वीवीआईपी मूवमेंट काफी अधिक होता है। इस फ्लाईओवर का निर्माण कांके रोड स्थित जज कॉलोनी से हरमू सहजानंद चौक तक होगा। इसके निर्माण के बाद सूचना भवन चौराहा के पास से फ्लाईओवर पर चढ़ने वाले रातू रोड चौक, शनि मंदिर, गाड़ीखाना चौक, किशोरगंज चौक, भारत माता चौक होते हुए सहजानंद चौक पर जाकर उतरेंगे। वहीं सहजानंद चौक के पास एक रैंप बनाया जाएगा ताकि कडरू मार्ग से आने वाली गाड़ियां फ्लाईओवर पर 4H सकें। साथ ही दूसरा रैंप गौशाला चौक के निकट बनाया जाएगा ताकि रातू रोड और पहाड़ी मंदिर से आने वाले वाहन फ्लाईओवर में 4H सकें। झारखंड के मुख्य वन संरक्षक बने सत्यजीत सिंह। राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा अधिकारी सत्यजीत सिंह को झारखंड का प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया है। इससे पूर्व सत्यजीत झारखंड में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी और मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक पद पर कार्यरत थे। उन्होंने वन विभाग के कई पदों पर अपनी सेवा दी है। जानकारी हो कि सत्यजीत सिंह जमशेदपुर के डीएफओ के तौर पर भी काम कर चुके हैं। बता दें कि 30 नवंबर को संजय श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के बाद से यह पद खाली था। अब वन विभाग ने इस पद पर सत्यजीत सिंह के पदस्थापन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। गुमला में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 2 घायल। गुमला के बसिया में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना बसिया थाना के पास बुधवार की देर रात हुई है। घायल लोगों को रांची के रिम्स रेफर किया गया है। सभी रांची रहने वाले हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें पवन साहू, रतन गोप और प्रवीण राम शामिल है। तीनों रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसके अलावा जिन 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं उसमें विश्वनाथ गोप और असीम गोप शामिल है। बारात लौटने के दौरान कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित देवी मंडप रोड से बुधवार की शाम सिमडेगा बारात गई थी। बारात लौटने के दौरान देर रात कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद
पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गांजा बेचने वाली 3 महिलाओं को पुलिस ने दबोचा। गुमला पुलिस ने अवैध नशा पान के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ महिलाएं अवैध रूप से गांजा बेच रही हैं और उनके पास नाबालिग बच्चे भी मौजूद हैं। इस सूचना के आधार पर एसडीपीओ गुमला के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। गुमला पुलिस ने गुरुवार को सिसई रोड, गांधीनगर में छापामारी की। पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया और उनके घर से 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। एसपी शंभू कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि छापामारी के दौरान गांजा अलग अलग जगहों पर रखा गया था और पुलिस ने महिलाओं को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने 50,000 घुस लेते राजेंद्र उरांव को पकड़ा। आरोपी कल्याण विभाग में है बड़ा बाबू। लोहरदगा जिले के कल्याण विभाग के बड़ा बाबू राजेंद्र उरांव को एसीबी की टीम ने 50,000 घुस लेते पकड़ा। रांची एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। एसीबी ने गिरफ्तारी से पूर्व इस मामले में कांड संख्या 12/24 दर्ज किया। एसीबी की टीम राजेंद्र उरांव को लोहरदगा से लेकर रांची लौट रही है। मालूम हो कि पीड़ित इमरान खान ने एसीबी में लिखित आवेदन देकर सूचित किए कि राजेंद्र उरांव बड़ा बाबू कल्याण विभाग लोहरदगा जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत लोहरदगा जिला के लिए ग्राम चरहू, पंचायत अरेया, पोस्ट चरहू, प्रखंड किस्को, लोहरदगा में अल्पसंख्यक मुस्लिम कब्रिस्तान घेराबंदी निर्माण हेतु योजना की प्राक्कलित राशि 24,98,000 रुपये मात्र, जिसका परिवादी अध्यक्ष है। कब्रिस्तान घेराबंदी का 80% काम पूर्ण हो चुका है, जिसके एवज में परिवादी को 8,95,150 रुपया भुगतान किया जा चुका है, जिसके लिए कल्याण विभाग लोहरदगा के बड़ा बाबू राजेंद्र उरांव के द्वारा 8% के हिसाब से 70,000 रुपया रिश्वत के रूप में मांग की जा रही थी। पीड़ित द्वारा कम कराने के उपरांत 50,000 रुपये लेकर काम करने को राजी हुए और बोले कि उक्त राशि नहीं देने पर फाइनल बिल का निकासी नहीं करेंगे। रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहते थे। आवेदन का विधिवत सत्यापन के उपरांत राजेंद्र उरांव बड़ा बाबू कल्याण विभाग लोहरदगा पर आरोपों को सत्य पाया एवं वादी के लिखित आवेदन एवं सत्यापनकर्ता के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर एसीबी द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ट्रेन में सफर करती गर्भवती महिला को शुरू हुई प्रसव पीड़ा और फिर मुरी स्टेशन पर गूंजी किलकारी। रांची के मुरी स्टेशन पर आरपीएफ और मेरी सहेली टीम द्वारा ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत एक गर्भवती महिला की मदद की गई, जिसके बाद महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह घटना ट्रेन नंबर 13352 एलेप्पी धनबाद एक्सप्रेस के मुरी स्टेशन पर 5 नवंबर को घटी, जब एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। क्या है पूरा मामला? महिला का नाम आंचल देवी 21 वर्ष है, जो बिहार के पूर्णिया जिले की रहने वाली हैं। वह अपने पति के साथ कोयम्बटूर से धनबाद जा रही थीं। प्रसव पीड़ा के कारण दंपति मुरी में ही उतर गए और तुरंत आरपीएफ और मेरी सहेली टीम से मदद मांगी। आरपीएफ मुरी और मेरी सहेली टीम ने महिला को प्रारंभिक सहायता प्रदान की और मुरी के सहायक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सूचना दी। इसके बाद महिला को प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद सदर अस्पताल सिल्ली में स्थानांतरित किया गया। वहां महिला ने एम्बुलेंस में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मानव तस्करी मामले में झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 19 बच्चों को रेस्क्यू किया। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मानव तस्करी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 19 बच्चों को रेस्क्यू किया जो तस्करों के चंगुल में फंसे हुए थे। यह कार्रवाई मानव तस्करी की सूचना मिलने के बाद की गई। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बचाकर उन्हें तुरंत उनके परिजनों के पास पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में जांच जारी है और तस्करों की पहचान के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 6 और 7 दिसंबर को रद्द रहेंगी ये 5 ट्रेनें, दर्जन भर बदले मार्ग से भी चलेंगी। 6 और 7 दिसंबर को झारखंड में दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा आद्रा मंडल में इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। इस दौरान 5 ट्रेनों को रद्द किया गया है।
जबकि 13 ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार नॉन इंटरलॉकिंग कार्य आद्रा मंडल में किया जाएगा, जिसके कारण यह बदलाव होंगे। ये ट्रेनें रहेंगी 6 और 7 दिसंबर को रद्द। आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमू पैसेंजर, रांची आसनसोल रांची मेमू, खड़गपुर रांची खड़गपुर मेमू एक्सप्रेस, वर्धमान हटिया वर्धमान मेमू एक्सप्रेस, खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, आद्रा हटिया आद्रा के बीच रद्द। 6 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें रांची हावड़ा रांची वंदे भारत, मुरीगुंडा बिहार चांडिल होकर, दुमका रांची एक्सप्रेस, चंद्रपुरा बरकाकाना मुरी होकर, हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस, चंद्रपुरा होकर, पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस, चंद्रपुरा होकर, धनबाद अल्लापुजा एक्सप्रेस, चंद्रपुरा रूट से। 7 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें रांची हावड़ा रांची वंदे भारत, मुरीगुंडा बिहार चांडिल होकर, रांची हावड़ा रांची एक्सप्रेस, हटिया टाटा नगर हटिया एक्सप्रेस, दुमका रांची एक्सप्रेस, चंद्रपुरा बरकाकाना मुरी होकर, हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस, चंद्रपुरा होकर, पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस, चंद्रपुरा होकर, धनबाद अल्लापुजा एक्सप्रेस, चंद्रपुरा रूट से, रांची दुमका एक्सप्रेस, मुरी चंद्रपुरा होकर, रांची पटना जनशताब्दी, चंद्रपुरा रूट से, पुरी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, चांडिल कोटशिला रूट से, रांची गोड्डा एक्सप्रेस, मुरी बरकाकाना चंद्रपुरा होकर। दक्षिण मध्य रेलवे का ट्रैफिक ब्लॉक प्रभाव। दक्षिण मध्य रेलवे के विकास कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके चलते 6, 7, 9, 11, 13 और 14 दिसंबर को कुछ ट्रेनें का रूट बदला जाएगा। इन ट्रेनों में शामिल हैं धनबाद अल्लापुजा एक्सप्रेस, निडवोलू भीमवरम टाउन गुड़ीवाड़ा विजयवाड़ा होकर चलेगी। हटियासर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु एक्सप्रेस 7 और 14 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस 9 दिसंबर को परिवर्तित रूट से चलेगी। विकास कार्य के दौरान इन ट्रेनों का एलुरु स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की जानकारी और रूट में परिवर्तन के बारे में अपडेट ले लें। कंस्ट्रक्शन कंपनी के चालक की हादसे में गई जान, धरना देने पर मुआवजा मिला 5.5 लाख। गुमला जिले के सिसई प्रखंड अंतर्गत रेडवा स्थित आरकेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट में कार्यरत चालक बनारसी यादव 24 वर्ष की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस सूचना पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर और परिजन शव को लेकर प्लांट में ही धरने पर बैठ गए और मुआवजा की मांग पर अड़ गए। घटना की सूचना पाकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद यादव सहित अन्य मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। इसके बाद अधिकारियों की उपस्थिति में कंपनी द्वारा पीड़ित परिवार को 50,000 कैश समेत 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। साथ ही कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन देने का भी फैसला लिया। इसके बाद पीड़ित परिजन धरने से उठे और शव को लेकर पैतृक गांव रवाना हुए। झारखंड पुलिस का मोस्ट वांटेड सुनील मीणा विदेश में गिरफ्तार। अमन साहू गैंग से पहले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से था कनेक्शन। झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता सामने आई है। इंटरपोल ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान में गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। झारखंड एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पकड़ा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड पुलिस अब सुनील मीणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में जुट गई है, ताकि उसे भारत लाकर कानून के सामने पेश किया जा सके। सुनील मीणा का नाम पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग और फिर अमन साहू गैंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस जांच के अनुसार वह भारत से विदेश भागने के बाद कई देशों में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। सुनील ने डंकी रूट के माध्यम से सिंगापुर, ईरान, मेक्सिको होते हुए अमेरिका तक का सफर किया और वहीं से विभिन्न राज्यों में आपराधिक गिरोहों के लिए रिक्रूटमेंट का काम कर रहा था। कौन है सुनील मीणा? वह मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के घड़साना के निवासी हैं। मलेशिया में रहते हुए वह लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था और वहां से अपनी आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत की। झारखंड में भी उसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया,
जिसमें छत्तीसगढ़ की आरकेटीसी कंपनी के कार्यालय में फायरिंग और कंपनी के डायरेक्टर की हत्या का प्रयास शामिल था। सुनील मीणा का नाम तब सामने आया जब उसने राजस्थान के कांग्रेस विधायक गोविंद राम मेघवाल से रंगदारी मांगने का प्रयास किया था और इसके बाद राजस्थान में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। वह अब झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था और उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।